नमस्कार, मैं काशिफ मलिक। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही तेज हो गई है बयानबाजियां। कांग्रेस ने इसे अव्यवहारिक बताया है। ऐसे में जिस बिल के इतने चर्चे हैं उससे किसका फायदा है, सवाल तो पूछेंगे। तो हम सवाल पूछेंगे कि फायदा किसका है। इस पर चर्चा के लिए गेस्ट में हमारे साथ नीरज कुमार जी बीजेपी से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। अनुप्रिया जी जेडीयू से हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण यादव जी राष्ट्रीय जनता दल को यहां एक तरह से पेश कर रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल तो पूछेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का दो मैनिफेस्टो अगर 14 और 19 को देखा जाए तो दोनों में मेंशन है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा नीरज जी कि आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे संकल्प में था। आपने कहा भी 2014 और 19 के चुनावों में हमारे संकल्प पत्र में ही था, चुनावी एजेंडे में था। उसको हम पूरा करने जा रहे हैं मोदी 3.0 में। इससे फायदा देश का होने वाला है, देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी क्या होता है कि देश में हमेशा सालों भर कहीं न कोई चुनाव चलते रहता है। संसाधनों का दुरुपयोग होता है, आर्थिक व्यय इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्थिक बोझ का भार खजानों पर बढ़ता है। इन सबसे बचत होगी। बिहार में ही देखिए, शिक्षकों की शिकायत क्या होती थी कि शिक्षक हैं, उनको पढ़ाने का समय नहीं मिलता, चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं। कभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, कभी पंचायत चुनाव है, कभी मुखिया का, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा। तो पढ़ाई का कार्यक्रम छोड़ करके सब लोग किसी न किसी रूप में चुनाव में व्यस्त रहते थे। हमारे अधिकारी की भी क्षमता का उपयोग हम नहीं कर पाते थे। उनकी क्षमता का भी हम लोग यहाँ कुछ न कुछ चुनाव में ही लगा रहता था। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाएं थी, उनको लागू करने के लिए समय कम मिल पाता था। तो ये होने से देश में अब राजनीति कम होगी, विकास ज़्यादा होगा। मोदी जी की यही सोच है, इसी सोच के तहत इसको लाया गया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कांग्रेस जो आज विरोध कर रही है तो वो सिर्फ इसलिए विरोध करती है क्योंकि बीजेपी मोदी जी कर रहे हैं, तो उसको विरोध करना हो। ज्ञात हो कि कांग्रेस के जमाने में भी है 3 चुनाव 1962 तक वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर ही हुआ करते थे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने विधानसभा को जबरदस्ती भंग करना शुरू कर दिया, बहुत तरह का हथकंडा अपनाने लगा सत्ता के लिए। तो ये व्यवस्था भंग हुई थी, खराब हुई थी। उसी पुरानी व्यवस्था को, और ये व्यवस्था दुनिया के कई देशों में लागू भी है जहाँ की बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। इससे बहुत समय का बचत होगा। जो क्या होता है कि चुनाव का जब घोषणा कहीं होता है तो उसके बाद आचार संहिता लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर काम नहीं कर सकते। तो हर चीज पे अब 80% देश में विकास होगा, 20% की राजनीति। तो नीरज जी, मैं ये मानकर चलूं कि विकास को, डेवलपमेंट को मेन पैमाना मानकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इस प्रस्ताव को लाई है और कैबिनेट में मंजूरी मिली है। मैं इसके बाद अब जेडीयू पे अनुप्रिया जी आपके पास जुड़ूंगा। आपने खुलकर समर्थन किया है, क्या ये समर्थन सिर्फ इसलिए है कि गठबंधन में साथ हैं, या एक तरह से प्रिंसिपली भी आप ये मानती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है? काशिफ जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कई मंचों से कहा है कि अगर हमें जिस तरह से चुनाव हम देख रहे हैं विगत कई वर्षों से, चुनाव ने अपने आर्थिक रूप का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा हो गया है, और जिसका मैं कहूं कि सीधा असर आम जनमानस पे होता है। क्योंकि एक तो जहां योजनाओं की बात होती है, जो सरकारी योजना होती है, अलग अलग चुनाव होने से, आचार संहिता लगने से उस योजनाओं को पूरा अवरुद्ध हो जाता है, योजना पूरा नहीं हो पाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी एक सोच थी और लंबे अरसे से उन्होंने कहा था कि अगर एक देश है तो एक चुनाव भी होना चाहिए। और रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जब ये कमेटी बनी, तब हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं आदरणीय ललन बाबू जी, उन्होंने भी समर्थन दिया। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी, उन्होंने भी समर्थन दिया। हम तो खुशी जाहिर करते हैं कि आम जनमानस को इस तरह की आर्थिक स्थिति उससे जूझने पर मजबूर नहीं होगी। दूसरी बात कि देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, और ये बात समझना होगा कि जनता जो चुनाव में एक वोटर के रूप में होती है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था तो सरकार को करनी होती है। कई ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं जिनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनके कार्य बाधित होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है, जितने भी शिक्षक होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ड्यूटी लगा दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि पूरी एक व्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है। आर्थिक भी हमें कम खर्च होगा, मानव बल का भी कम इस्तेमाल किया जाएगा, और राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर जब चुनाव कराएगी तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत ही व्यवस्थित
और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। ये तो हमें खुशी की बात है और कोई हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारे नेता की मांग रही है। जी, अगर ये माना जाए कि 1998 में भी और कई बार ये कोशिशें हुई, कई मसौदे आए, अगर इलेक्शन कमीशन की भी बात मानी जाए और वहीं पर विधि आयोग की भी ये बात मानी जाए, उन्होंने भी कहा है और इलेक्शन कमीशन ने तो यहां तक कहा था कि 2019 तक भारत बिल्कुल सक्षम हो जाएगा कि पूरे देश में एक साथ सारे राज्यों के चुनाव कराए जाए और लोकसभा चुनाव कराए जाए। अब मैं आरजेडी के अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे फायदे इन्होंने बताए, का डेवलपमेंट होगा, महंगाई जो बढ़ जाती है कई बार चुनाव की वजह से उस पर भी असर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है, जो सरकारी अफसरान हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, इन सारी चीजों में अगर कुछ सहूलियत हो जाती है, कुछ चीजें रेगुलर हो जाती हैं, तो अब व्यवहारिक कैसे हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ जी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये 100% पॉलिटिकली स्टंट है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की शगुफा छोड़ने का काम करते हैं। इससे डेवलपमेंट से कहीं दूर दूर से लगाव नहीं है। अब भी हमारे साथी नीरज जी बोल रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र में था जी, संकल्प पत्र में तो महंगाई कम करने की भी बात थी, बेरोजगारी कम करने की बात थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। कई ऐसी अपने वादे देश की जनता से किया था। विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देंगे, 2022 तक पक्का मकान गरीबों को मुहैया कराएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल से तो आप केंद्र में बने हुए हैं और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार 10 साल से है। 17-18 साल से आप भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू मिलकर यहाँ शासन कर रहे हैं। क्या हाल है बिहार का, आप बताइए। सबका साथ, सबके विकास की तो बात आप कर लें। अरुण जी, मैं आपको बीच पलायन में अरुण जी, निंदा अपनी जगह है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो बहुत सारे वादे थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन ये भी बीजेपी का एक वादा था, तो वो इस वादे को निभा रही है, इसमें क्या दिक्कत है? निभाए तो उसमें कहा निभाने का कहीं कुछ दिखता ही नहीं, सगुफा जुमला। अब ये एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं, ये तो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है, किसी भी दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। तो अरुण जी, शुरुआत के 3 बड़े चुनाव एक साथ हुए हैं? नहीं, अब हुए हैं, ये हम तो कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हटाइए, ये तो ये कहने को तैयार नहीं है कब होगा नहीं होगा। कई तरह की अड़चने हैं, इसमें व्यवधान है, लेकिन ये 3 चुनाव एक साथ करा देना, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि 3 राज्यों का चुनाव करा लें। ये कौन सा है भाई? जी अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आता हूं अरुण जी के पॉइंट को लेकर। इन्होंने कहा अव्यवहारिक है, इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, इतने सारे यूटीज, कैसे मुमकिन होगा? देखिए ऐसा है, अनुप्रिया जी, पहले मैं आपसे लूंगा, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। जी अनुप्रिया। काशिफ जी, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी आरजेडी के प्रवक्ता की बात सुनकर। उन्होंने कहा 3 राज्य का इलेक्शन एक साथ करवा दीजिए। अरे कुछ महीने पहले ही 5 लोकसभा इलेक्शन के पहले 5 राज्यों का इलेक्शन एक साथ हुआ, जिसमें यह बिखरी महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, जो कहने का महागठबंधन है। और जो 30 है, अरुण जी, बहुत ही मर्यादित तरह से मैं डिबेट करना चाहती हूँ, आप सुने। आप बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है कि आपको यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखिए, काशिफ जी, बात यह है कि जो विपक्ष है, जिसके लिए चुनाव एक अवसर होता है कि वह अपने कार्यकर्ता से, आम जनता से फंड के रूप में पार्टी की आर्थिक स्थिति, और खासकर ये पारिवारिक पार्टियों में देखने को मिलेगा कि जिनके लिए जनता की संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, जिनके लिए सत्ता अगर मिले तो वह सत्ता उनकी अपनी पार्टी की और अपने संपत्ति को आर्थिक मिलता है। हसुआ के बिहार में खुरपी का गाना गाने लगे। अरुण जी, जब मैं बोलूंगा मुद्दे आप पे नहीं रहिए बोल ना, सकते, मुद्दे पे बात करिए ना, क्या? इस पे अरे मुद्दे पे बात करिए ना। अरे मैं आ रही हूँ, मुद्दे पर बात करिए ना, भटकिए नहीं, इधर उधर की बात ना करिए। काफिला कहाँ लूटा, इसकी बात करिए। 17 साल से यहाँ सरकार में है।
सुन लीजिए, और 10 सुन साल लीजिए से अरुण डबल जी। इंजन की सरकार। नहीं कासिफ जी यह रोके तो थे, बताइए, प्लीज इधर उधर की इनके बात साउंड को करने बंद से करें। काम नहीं चलेगा। मैं ऐसे चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट अरुण नहीं, जी, मुझे अरुण जी पता पहले है। उनकी बात सुन लेते हैं। अरुण जी हम आपके पास भी आएंगे, नहीं, पहले उनकी बात मेरा- उनको मेरा पूरी कर लेने दीजिए। 17 साल जी, में बिल्कुल मुद्दे पर आएंगे, 19 बिल्कुल, वर्ष के बिल्कुल, बिल्कुल, वो शासनकाल में, अरुण जी, अरुण जी। 19 वर्ष के शासनकाल में 2 वर्ष जी। इनको मिला। 17 महीने की सरकार इतनी शानदार थी कि भाई नौकरी मिल गई। अरे किसके नेतृत्व में चला? पहले अपने अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, दिमाग को शांत अनुप्रिया जी, करने हम के लिए वन कहना नेशन, क्या चाह रहे हैं? अनुप्रिया जी, हम वन ये भी नेशन, बोलेंगे तो इनको बेचैनी हो जाएगी। अरुण जी, अनुप्रिया जी, हम वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नीरज जी के पास आना चाहूंगा। नीरज जी, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि चाहे वो ये जो प्रोसेस है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो सही है गलत वो बात की चीज है, लेकिन ये कह रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं उम्मीद करूंगा कि राजद के प्रवक्ता के पास शायद मुझे लग गया कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शायद ये विषय पर वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। ये पता नहीं क्या क्या बात करने लगे। जो विषय है, और मेरी आदत भी है कि जो विषय है मैं उसी के आसपास रहूं तो अच्छा भी लगता है। 1952 में, 1957 में, 1962 में परंपरा इस देश में ये था। और अभी जो रामनाथ कोविंद जी की जो अगुवाई में, नेतृत्व में जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है, 18,626 पन्नों का रिपोर्ट सौंपा है जी। और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। इसमें कई एक दलों के लोग शामिल थे, सिर्फ भाजपा के लोग शामिल थे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग आज विरोध करते हैं, लेकिन इस कमेटी में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन भी रहे हैं, वो भी शामिल रहे हैं। अब बाहर मीडिया में बोलने के लिए लोग जो विरोध कर दें, लेकिन ये व्यवस्था बनेगी और देश के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था बनेगी। और ये हम लोगों को मन में पालते हैं, ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि किसी बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये देश के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। निश्चित रूप से हमारे भारत जैसे देश के लिए, जिसका कि बजट का साइज करीब 3.25 लाख करोड़ का है, वहां पिछले चुनाव में देखिए ना 60,000 करोड़ रुपया। फिर से अरुण जी, सबसे पहले बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि अव्यवहारिक जो कहा है आपने, ये पूरे गठ जो इंडिया अलायंस है उसका मतलब एक तरह से माना जाए उसका स्टैंड है, या सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड है, या आप लोगों का स्टैंड है, या पूरी जो पार्टी है आपकी, जो देश भर में पार्टियां हैं, सबका यही स्टैंड है? देखिए, विपक्ष का स्टैंड है क्योंकि अव्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकली है ही नहीं। आप देखिए, सपोज मान लीजिए 5 राज्यों में सरकार है। अच्छा अरुण जी, मैं आपको बीच में पूछ रहा हूं, यानी आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। अगर इसको इन्होंने करके दिखा दिया तो आपको इस संकल्पना से, कंसेप्ट से प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए कि नहीं, चुनाव हो गया, 1 साल बाकी है जी, किसी का 4 साल बाकी है, जी। क्या चुनी हुई सरकार को आप भंग कर देंगे? अब जिसकी सरकार बन चुकी है, जी। क्या उसको फिर चुनाव में भेजेंगे? कैसे व्यवहारिक है आप बता दीजिए। सपोज करिए, अब कब ये करना चाहते हैं? प्रिया जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं कि कैसे व्यवहारिक है और कब करना चाहते हैं। कई राज्यों की सरकारें अभी बहुत बाकी हैं, कई राज्यों की सरकारें शुरू हुई हैं, ज्यादा दिन हुआ नहीं है। तो अनुप्रिया जी, मैं आपसे छोटा सा जवाब लूंगा, उसके बाद नीरज जी के पास आऊंगा। नीरज जी, आप जवाब दें, सर कुछ तकनीकी कारण हो गया, आप जवाब दें। मैं बिल्कुल जी उनका प्रश्न का उत्तर देता हूं। कब करने जा रहे हैं? 2029 के पहले करने जा रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पहली बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। उसके 100 दिनों के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं, एमएलसी के चुनाव जो होते हैं, वो भी करवा लेने का प्रावधान है। इसमें कोविंद जी के जो नेतृत्व वाली कमेटी, उसने सुझाव दिए हैं कि अगर किसी सरकार का कार्यकाल अभी बचा हुआ है तो उन्होंने कहा कि भंग नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि चुनाव दोनों साथ हो सके। कमेटी की सिफारिश में ये है, लेकिन अभी कमेटी की सिफारिश कैबिनेट से मंजूर हुई है। अभी लोकसभा में बिल पेश होगा, राज्यसभा में बिल पेश होगा, उसके बाद कम से कम इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 15 राज्यों की विधानसभा से पास करवाना होगा। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने लाल किले से भी कहा था, ये 15 ही नहीं, कई एक राज्यों की विधानसभा से पारित होगा, शानदार तरीके से लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, और फिर राष्ट्रपति जी का मुहर लगेगा, इसका अनुमोदन होगा, तब जाके यह बिल पारित होगा। और नीरज जी, माना जाए ना कि मकसद उद्देश्य सिर्फ विकास है और कोई दूसरा राजनीतिक कारण नहीं। देश में राजनीति कम हो, राजनीतिक चोचलेबाजी, बयानबाजी कम हो, डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी चले हैं। उसको बनाने के लिए जो भी करणीय होगा वह सब काम हम लोग करेंगे। इसमें एक चीज हम लोग और करेंगे 2029 के पहले, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वो भी हम लोग लागू करने जा रहे हैं। नीरज जी, हम उस पर जरूर बात करेंगे। फिर अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था कि बिल्कुल अरुण जी ने कहा कि नामुमकिन है, अभी कई राज्यों में सरकारें फौरन बनी हैं, कुछ राज्यों में सरकार थोड़ा दिन बाकी है, तो क्या सबकी लेवल प्लेइंग फील्ड आप बराबर कर देंगे और चुनी हुई सरकार को खत्म कर देंगे कानून बनाकर? क्या कहेंगे आप?
मुझे लगता है कि मुझसे पहले अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बात को समझाया कि अभी जिस तरह से बिल आई है और दोनों सदनों से भी पारित होना बाकी है, और ये समय जब महिला सशक्तिकरण की जो बिल की बात हुई है, इन सभी चीजों पे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, 2 से 3 वर्षों में यह होना होगा। और निश्चित तौर पे ये मजबूत भारत बनाने की एक संकल्प जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, हमारी निष्ठा जो एनडीए सरकार के है, सबका साथ सबका विकास लेके हुए, कि हम अभी भी देखेंगे आजादी के बाद भी भारत में कई ऐसे समाज और कई समुदाय के लोग हैं जो देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, और सभी का विकास होना है। और इस तरह से बार बार आर्थिक जिस तरह से चुनाव के अगर हम खर्च को देखेंगे बढ़ेगा, तो आम जनमानस की जो जीवन शैली, इस पे जो असर पड़ता है, इसको सुदृढ़ करने के लिए मोदी जी एक कदम आगे बढ़ा के चल रहे हैं। और मुझे विपक्ष से भी उम्मीद है कि भाई देश की प्रगति में वो योगदान भी देंगे, और ये जरूर एक प्रक्रिया के तहत पूरी भी होगी। जी अरुण जी, देश की प्रगति में योगदान देंगे, उम्मीद है सरकार को आपसे। देखिए काशिफ जी, प्रगति से तो इसको लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए। न ही इस सरकार की यह मानसा है सिर्फ और सिर्फ जुमला, लोगों का ध्यान भटकाना इस सरकार का काम है। अनेकों सवाल हैं, अनेकों मुद्दा हैं, उस पर तो एक काम कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हाहाकार मचा हुआ है 10 सालों से। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास होगा। ये संभव है, और देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा इस तरह के कानून को। संभव है ही नहीं। जो संभव है ही नहीं, उस पर ढोल बजाना बेकार बात है। देश की टोटल जो पार्टियों से पूछा गया अरुण जी, उसमें से 47 पार्टियों ने कहा कि ये प्रोसेस ठीक है, ये तरीका ठीक है। और अब किस तरह की 47 पार्टियां? और उन्होंने कहा कि और बाकी 15 पार्टियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपना कोई स्पष्ट रुख नहीं दिया है, जिसमें जो प्रमुख विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस है, सीपीआई है या आरजेडी है, इन लोगों ने कहा है कि अव्यवहारिक है। देखिए, मैं आपने जो सवाल किए 47 तो जुड़ा दी, देखिए उसकी क्या इस लोकतंत्र में क्या स्थिति है। दल तो ऐसे 2700 से 2800 संगठन हैं। अगर तो आप ही कहते हैं अरुण जी कि ये सरकार जो चल रही है गठबंधन के भरोसे चल रही है, फिर आप कह रहे हैं कि इसमें पार्टियों का क्या वैल्यू है? एक बात, कुछ मजबूरियां है। इस सरकार जो चल रही है, किसके सहारे चल रही है? नीतीश बाबू की भी अपनी मजबूरी है, बहुत सारी बात है अंदर खाने की, और जो भी है। लेकिन जो मजबूत विपक्ष है, जिसके सहारे देश की आवाज सदन से लेकर सदन सड़क तक पहुंचती है, सदन से लेकर सड़क पर बहस होती है, तो कहीं भी बिल्कुल। अनुप्रिया जी, आप ये तो मानेंगी जैसा अरुण जी बता रहे हैं कि इस बार विपक्ष मजबूत है, यानी वो कहीं ना कहीं सदन से सड़क तक लड़ने के लिए इस बार तैयार है। संक्षेप में जवाब दें। निश्चित तौर पे लड़े। विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करे, लेकिन मैं उम्मीद ये भी करूंगी कि देश की प्रगति में योगदान करें। उन्होंने नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी के बारे में, मजबूरी के बारे में बताया। भाई, इनकी कौन सी मजबूरी की बार बार समन आ रहा है, बार बार आपको तारीख मिल रही है? अरे अपनी बताइए, कष्ट में कष्ट कैसी चल रही है आपकी यात्रा बंद हो गई। क्या चाहते हैं? पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा सम्मान बचा है, आज का हमारा विषय 1 नेशन 1 इलेक्शन है। आज का हमारा जो विषय है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, उसी पर टिके रहे। क्या भाषा शैली है? आप अपनी पार्टी को दर्शाते हैं, बखूबी दर्शाइए, लेकिन हमें पता है मर्यादा क्या होता है। काशिफ जी, देखिए, ऐसा हमें अगर विदेश जाना होगा तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? पासपोर्ट का। लेकिन इनके नेता अब कहाँ चलेंगे? अब काशिफ जी, अब देखिए अनुप्रिया जी, ये समय की किल्लत है। अब मैं थोड़ा सा नीरज जी के पास आना चाहूंगा। नीरज जी बार बार अपने हाथ उठा रहे हैं। नीरज जी, एक बात बताएं कि अव्यवहारिक बताना, और उनका कहना है कि बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं देश में सुलझाने के लिए। ये ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं एक पूरे इसको संवेदनशील बना देते हैं, बीजेपी वैसे मुद्दों को उठाती है। दरअसल मुझे लगता है कि राजद ने अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब देखिए, इससे पहले वक्फ बोर्ड ला दिया, महिला बिल ला दिया, यही आपकी आदत है। राजद ने उसका भी अध्ययन नहीं किया। अरुण जी क्या करने लगते हैं आप बताइए? अरुण जी, उन्हें बोलने दें। अरुण जी, उस विषय पर कुछ ये बोल नहीं सकते, उसका अध्ययन इनको है नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामनाथ कोविंद की कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क किया था। इसमें शुरू में 32 पार्टियों ने और बाद में 15 पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने इसको अपना समर्थन ऑलरेडी दे दिया है।
15 पार्टी हैं जो अभी जवाब नहीं दिए हैं, वो भी नकारे इसको नहीं है, उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया है। तो लोकसभा ये बिल आने दीजिए, बिल पास होगा। उसकी सबसे और एक उपलब्धि बड़ी इसकी होने वाली है कि जो हमारे बिहार के लोग चाहे मजदूरी करने के लिए, चाहे कहीं नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, वो बार बार वोटिंग होने से वोट देने नहीं आते। तो बीजेपी के लिए एक विपक्ष बार जब महत्व इलेक्शन रखता है ना होगा, नीरज जी, तो वोटिंग परसेंटेज पर रहेगा, लोग वोट देने आएंगे। बीजेपी के लिए विपक्ष महत्व रखता है ना, अगर वो ना बोलता है तो बीजेपी कन्विंस करने की कोशिश करेगी ना। देखिए लोकसभा में जब बिल पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, तो वहां आप देखिएगा ना किस तरह से इस बिल को समर्थन मिलता है। मैं दावे से कहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो आग्रह किया है, और मोदी जी ने विपक्ष से भी आग्रह किया है, और मैं माननीय मोदी जी के शब्दों के माध्यम से उनके शब्दों को दोहराता हूं और विपक्ष से भी निवेदन आग्रह करता हूं कि शानदार बिल का आप भी समर्थन करिए। हमेशा हर चीज में राजनीति मत घुसेरिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में आप भी सहयोग अपनाइए, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम, मैं भी चाहता हूं कि विरोधियों का भी नाम कुछ अच्छे शब्दों में लिखा जाए। अरुण जी बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दें, हर चीज में राजनीति और सियासत मत घुसेड़िए। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों के डीएनए में है लोकतंत्र को बचाना, संविधान का रक्षा करना, जन भावनाओं का सम्मान करना, न कि कोरी बकवास करना। जन सरोकार के सवाल, जन सरोकार की बात करती है आरजेडी। अनुप्रिया जी आपसे एक छोटा सा, बिल्कुल जो फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको कंक्लूसिव स्टेटमेंट कहते हैं, वो आप दे दीजिए। जी देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि आरजेडी के और सारे जितने विपक्ष के पार्टी हैं उनको ईश्वर सबुद्धि दे कि वो कम से कम हर विषय पर राजनीतिक ना करके देश के एक समृद्ध भारत बनने में वो योगदान करें। तो देश को समृद्ध बनने में योगदान करें, ये जेडीयू का कहना है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये पूरी तरह से व्यवहारिक मामला है। लेकिन अरुण जी, आप अव्यवहारिक पर टिके हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है डिबेट से स्टार्ट से लेकर के, कि क्या आप उसको अव्यवहारिक के अलावा आपको उसमें और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? अगर वो हो जाता है तो ठीक है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है। देश की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पब्लिक डोमेन में इस बात को रखे ना, तब पता चलेगा। पब्लिक डोमेन में रखा गया। अरुण जी मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। अरुण जी मैं आपसे संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। 14 और 19 से बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, पिछले बार 303 सीट, इस बार 240 सीट। तो वो तो यानी कि जनता उस मैनिफेस्टो के साथ अग्री करती है, सहमत है, और अब तो सदन में जाएगा, वहां बहस होगी। 303 से आ गए ये 240 पर। किसके सहारे सरकार चल रही है? सारे परिवारवादी पार्टियों के सहारे और भ्रष्टाचारियों के सहारे मोदी जी की सरकार है। जनता वक्त की किल्लत है अरुण जी। और हमने बात की वन नेशन वन इलेक्शन पर, जो आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। ये प्रस्ताव के लिए समिति पहले ही बीजेपी ने बनाई थी, और बीजेपी का ये 2 बार से कहा जाए तो उसके मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में भी रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुप्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।